नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी जो कि 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज उनकी सरकार गिरने वाली है नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। और ये सारी चीजें पॉसिबल है सिर्फ एक स्टेट के इलेक्शन के दम पे। लेकिन ये सारी चीजें होगी कैसे बीजेपी गवर्नमेंट बस 2 महीनों की बची है। चलिए इन चीजों को ब्रेक डाउन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि बिहार इलेक्शन के बाद बीजेपी गवर्नमेंट कैसे गिर सकती है। देखिए, कहानी की शुरुआत होती है 19 अप्रैल 2024 को, जब पूरे भारत में लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होता है और ये वोटिंग पूरे भारत में 1 जून से स्टार्ट होना था और इसे 7 फेज में जाके कंप्लीट हो जाना था। और ये एक ऐसा टाइम था जब पिछले 10 साल से यहाँ पे बीजेपी की सरकार थी, तो यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट ने हवा भरनी स्टार्ट कर दी कि अब की बार 400 पार। की बार देखो, जब भी कोई पार्टी इलेक्शन में लीड करती है तो वो अपने सपोर्टर और जनता को मोटिवेट करती है और वो पार्टी जनता में हवा भरती है कि वो जीत रहे हैं ताकि वो रियल में जीत जाए। बट यहाँ पे दिक्कत वाली बात ये थी कि बिकी हुई मीडिया भी 400 का एग्जिट पोल न्यूज चैनल में दिखाने लगी और सब जनता और लोगों को यकीन दिलाने में लग गए कि इस बार बीजेपी 400 सीट लेके आ रही है। 401 पहुंच सकता है व्यूअर्स। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त की जो हमारे एग्जिट पोल से निकल कर। और ये बिल्कुल से नॉर्मल नहीं था। एग्जिट पोल 400 पार दिखाने का मतलब ये था कि बीजेपी गवर्नमेंट रियल में 400 पार सीट लेके आ रही है। फिर आता है 4 जून का दिन और 4 जून 2024 को इलेक्शन का रिजल्ट आ जाता है और रिजल्ट में सबको ये पता चलता है कि बीजेपी गवर्नमेंट को 240 सीट आए और वहीं पे कांग्रेस को बस 99। और ये बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि यहाँ पे ना तो बीजेपी की सरकार बन रही थी, ना ही यहाँ पे कांग्रेस अपनी सरकार बना पा रही थी। यहाँ पे दोनों पार्टी में से किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। इस टाइम तक कांग्रेस और बीजेपी दोनों में से कोई भी सरकार नहीं बना सकता था। बस इंडिया की छोटी छोटी पार्टियां जिस पार्टी में जाके मिल जाती वो पार्टी अपनी सरकार बना सकती थी। और बाद में जाके ये पता चला कि नीतीश कुमार बीजेपी से जुड़ने वाले हैं, मतलब साफ था वो अपनी 12 सीट बीजेपी में मिलाने वाले थे। अब जब 12 सीट के साथ नीतीश कुमार जब बीजेपी में जाके जुड़ते हैं तब चंद्रबाबू नायडू भी अपनी 16 सीट के साथ बीजेपी में जुड़ जाते हैं और ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जाके बीजेपी में जुड़ने लगती है और मिला जुलाकर बीजेपी के पास 293 सीट हो जाती है और इससे बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत आ जाती है, जिसके कारण बीजेपी अगेन अपनी सरकार बनाती है और फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं नरेंद्र मोदी। Modi has taken the oath of office and has been sworn in for a 3rd term as India's Prime Minister. अब देखो, यहाँ पे बीजेपी तीसरी बार अपनी सरकार बना चुकी थी और तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पे सबके दिमाग में एक सवाल था कि नीतीश कुमार मोदी से जाके क्यों मिल गए। अगर वो राहुल गांधी से मिलते तो हो सकता था कि अगला प्राइम मिनिस्टर उन्हें बना दिया जाता। तो एक्चुअल में बात है, जब 2020 के अंदर बिहार में इलेक्शन हुआ था तो नीतीश कुमार को सीट मिली थी 43 और वहीं पे 74 सीट आई थी बीजेपी को। और यहाँ पे नीतीश कुमार ने बीजेपी की हेल्प मांगी और दोनों ने मिला जुला कर अपनी गवर्नमेंट बना ली। इसीलिए 2024 के इलेक्शन के टाइम बिहार के सीएम थे नीतीश कुमार। तो जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार बिहार में सीएम बने थे बीजेपी के कारण, तो नीतीश कुमार पीएम के कुर्सी पे क्यों आना चाहेंगे। और यही एक रीजन था कि नीतीश कुमार बीजेपी को नहीं छोड़ पाए। मतलब साफ था, बिहार के अंदर नीतीश कुमार सीएम थे बस बीजेपी के अलायंस के कारण। यही एक रीजन था कि नीतीश ने सेंट्रल में बीजेपी का सपोर्ट किया। अब यहाँ पे मोदी की गवर्नमेंट तो बन चुकी थी और सेंट्रल में रूल कर रही थी बीजेपी, लेकिन इस बार दिक्कत वाली बात ये थी कि बीजेपी गवर्नमेंट पहले की जैसे नहीं थी। पहले के टाइम में जब बीजेपी जीतती थी तो इनके पास पूर्ण बहुमत होता था और ये पहली बार हुआ कि बीजेपी ने पहली बार अलायंस बना के दूसरी पार्टी को अपने में मिला के चुनाव को जीता था। अब इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं था, इनकी सरकार रिस्क पे चल रही थी और दिक्कत यहीं से स्टार्ट होती है क्योंकि मिली जुली सरकार कभी भी गिर सकती है और इसे आसानी से किसी अदर पार्टी के द्वारा गिराया जा सकता है। और ये सरकार गिरने वाली अगले 2 महीनों के अंदर, क्योंकि अगले 2 महीनों में बिहार में इलेक्शन होना है और ये चुनाव बीजेपी गवर्नमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इतना इंपॉर्टेंट कि सेंट्रल का चुनाव इससे इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये सरकार हिल जाएगी अगले 2 महीनों के अंदर। अगर आप बिहार के अंदर देखोगे तो विधानसभा के अंदर इनका 243 सीट है और यहीं पे अगर आप देखोगे एनडीए गवर्नमेंट जो कि कॉम्बिनेशन है बीजेपी और जेडीयू, एचएम और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों का। अब यहाँ पे एनडीए कौन है? एनडीए की गवर्नमेंट है नीतीश कुमार की। मतलब यहाँ पे नीतीश कुमार का जेडीयू है 43 सीट वाला और यहाँ पे बीजेपी है 74 सीट वाला। तो बेसिकली यहाँ पे जो भी अभी करंट गवर्नमेंट बनी है वो नीतीश कुमार को मिला जुला के बनी हुई। मतलब साफ है, एनडीए के पास यानी कि नीतीश कुमार के पास 125 सीट है और आप
आप इस बात को जानते हो कि बिहार के अंदर 122 सीट जिसके पास होती है इलेक्शन वही जीत जाता है और सरकार उसी की बनाई जाती है। अगर आप देखोगे नीतीश कुमार को तो हर बार लड़ झगड़ के दूसरों पार्टी से टाई अप करके इस आंकड़ा को पार कर लेते हैं और हर बार का मुख्यमंत्री उन्हें बना दिया जाता है। और इसका मतलब साफ है कि 4 सीट में नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है और यही 4 सीट इस बार इलेक्शन में उलटफेर कर सकते हैं और यहाँ पे बिहार के इलेक्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हिलाया जा सकता है। और इस हाइड्रोजन बम के फटने के बाद नरेंद्र मोदी अपना चेहरा पूरे देश को नहीं दिखा पाए। हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। और आपको एक बात पता होगी कि बिहार के अंदर जो सबसे लार्जेस्ट पार्टी है वो पार्टी है तेजस्वी यादव का, जिन्होंने जीता था 75 सीट 2020 के चुनाव के अंदर और इनको 2015 के चुनाव के अंदर भी 80 सीटें आई थी। मतलब साफ है ये इंडिविजुअली सबसे ज्यादा सीट लेके हर इलेक्शन में आते हैं। इनके आसपास भी कोई नहीं रहता, लेकिन इनकी सरकार नहीं बन पाती क्योंकि नीतीश कुमार छोटी छोटी पार्टियों को जोड़ के और बड़े बड़े अलायंस में आके हर बार अपनी सरकार बना के जाते हैं। और इसीलिए राहुल गांधी ने यहाँ पे महागठबंधन बनाया है जिसमें कि उन्होंने तेजस्वी यादव को जोड़ के रखा है। और महागठबंधन यानी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के पास दोनों के पास मिला जुला के आज के डेट में बिहार में 110 सीट है। अब देखो यहाँ पे कमाल की बात क्या है, 2015 के चुनाव के अंदर बीजेपी को बिहार में 53 सीट मिले थे और 2015 में बिहार में कांग्रेस की सीट थी 27। मतलब अगर आप कांग्रेस का पुराना परफॉर्मेंस देखेंगे तो बिहार में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी। यहाँ पे जब 2019 में सेंट्रल के इलेक्शन हुए तो मोदी गवर्नमेंट को सेंट्रल में सीट मिली 303 और ये सीटें बहुत ही ज्यादा थी, वो मेजोरिटी में थे, इसीलिए उन्होंने अपनी सरकार बना ली। और यहाँ से राहुल गांधी कुछ सालों के लिए गायब हो जाते हैं, वो अपना पद भी छोड़ देते हैं। और बाद में जब 2020 के अंदर बिहार में इलेक्शन हुए तो सेंट्रल इलेक्शन का इम्पैक्ट बिहार में हमें देखने को मिला। बिहार में सेंट्रल का इम्पैक्ट ऐसा देखने को मिला कि बिहार में बीजेपी की 54 सीट से बढ़ के 74 सीट हो गई और यही सेम टाइम में कांग्रेस के पास 27 नहीं बल्कि 19 सीट थी। और यहाँ पे मतलब साफ था कि बीजेपी गवर्नमेंट को यहाँ पे 21 सीट बढ़ गई थी और वहीं कांग्रेस की 8 सीट कम हो गई थी। और कांग्रेस जो है 2019 के इलेक्शन में बस सेंट्रल में नहीं बल्कि सारे के सारे स्टेट इलेक्शन में भी कोलैप्स हो गई थी और यहीं से सारा पासा पलट गया क्योंकि 2024 में कांग्रेस ने अगेन अपना कमबैक कर लिया। एक ऐसा कमबैक कि 2019 के कंपैरिजन में इनकी सीटें बहुत ही ज्यादा बढ़ गई और इन्हें सेंट्रल लेवल पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिलने लगा और इनकी सीटें बहुत जगह से बढ़ती जा रही है और बहुत जगह इनके गवर्नमेंट वापस आ चुकी है और धीरे धीरे बीजेपी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब कर रहे हैं। 2024 में कांग्रेस बस 99 सीट पे थी और इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी और इसके बाद इन्हें 99 सीट मिल गई, इन्हें जनता का प्यार मिला। और इस बार बिहार में चुनाव होने वाला है और ये वहाँ पे वोट चोरी यात्रा कर रहे हैं और इस बार मुद्दा तो इतना बड़ा है कि बिहार में एक्चुअल में गवर्नमेंट गिर सकती है। मतलब 2024 के इलेक्शन में जैसे सेंट्रल में कांग्रेस की सीट बढ़ी थी सेम वैसी हो सकता है कि बिहार में इनकी सीटें बढ़ जाए। साथ ही बीजेपी की सीट जैसे सेंट्रल में बढ़ी थी हो सकता है कि वो बिहार में उनकी सीट कम हो जाए। तो इसके बाद ज्यादा सीट और ज्यादा बहुमत किसके पास होने वाली है तो वो हो जाएगी जाहिर सी बात है महागठबंधन के पास। और महागठबंधन को लीड कर रहे हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी। और ये सारी चीजें आपको मजाक लग रही होगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है और ये सारी चीजें पॉसिबल है और कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। और ये चीजें बीजेपी और नीतीश कुमार को बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही है, इसीलिए नीतीश कुमार ने महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने का प्रॉमिस किया है। अब आप ये सोचिए कि नीतीश कुमार इतने डर गए कि उन्होंने साफ बोल दिया कि महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाल देंगे और उनको भी ये बात अच्छे से पता है कि इतना पैसा डालने के बाद गवर्नमेंट गरीब हो जाएगी और उनके पास इतने फंड्स नहीं है जितने की वो पैसे डालने की प्रॉमिस कर रहे हैं। और उनको लग रहा है कि अभी तो बस चुनाव को जीत जाए, बाद में पैसे डालेंगे या नहीं डालेंगे तो भी चल जाएगा, बस उनको हर कीमत पे ये चुनाव को जीतना है। और बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है क्योंकि उनको भी डर है कि उनकी सरकार कहीं गिर ना जाए क्योंकि यहाँ पे तो तय है कि यहाँ पे बीजेपी की सीट कम होने वाली है और वहीं पे कांग्रेस की सीट बढ़ना तो तय है। यहाँ पे बिहार के इलेक्शन के बाद बिहार में क्या क्या चीजें चेंज हो जाएगी, नीतीश कुमार की सरकार हो जाएगी सेंट्रल में और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा तो यहाँ पे देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार के चुनाव से सेंट्रल गवर्नमेंट गिर सकती है क्योंकि पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट कनेक्टेड है बिहार से। एक्चुअली बात यह है कि नरेंद्र मोदी के पास अभी जो सीट है 293 और इनकी गवर्नमेंट है अभी सेंट्रल में और अगर बिहार में महागठबंधन की सरकार जीत जाती है तो इसके बाद नीतीश कुमार का हार जाना तो बिल्कुल तय है और जब वो हारने लगेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो जाके महागठबंधन में मिल जाएंगे। वो जाके राहुल गांधी को बोलेंगे कि उन्हें फिर से एक बार बिहार का सीएम बना दो और इसके बदले वो सेंट्रल में कांग्रेस को सपोर्ट देंगे और राहुल गांधी भी उन्हें अपना सीएम बना देंगे। और जब
जब राहुल गांधी इनको बिहार का सीएम बना देंगे तो वो इनको बोलेंगे कि इनके पास जो 12 सीट है सेंट्रल में वो कांग्रेस को दे दो। तो जाहिर सी बात है नीतीश कुमार के पास जो 12 सीट है सेंट्रल में वो बीजेपी से खींच के कांग्रेस को दे देंगे। और यहाँ पे आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि अगेन नीतीश कुमार को अगर सीएम बना दिया जाएगा तो तेजस्वी यादव जो कि महागठबंधन में पहले से जुड़े हैं वो राहुल गांधी को क्या बोलेंगे। अब यहाँ पे तेजस्वी यादव के पास बिहार में सबसे ज्यादा सीट है और उन्हें अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा तो राहुल गांधी के पास क्यों रहेंगे, वो कांग्रेस को क्यों सपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तेजस्वी यादव महागठबंधन को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि सेंट्रल में भी सरकार पलटने वाली है और अगर सेंट्रल में सरकार पलटेगी तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी उन्हें होम मिनिस्ट्री भी ऑफर कर सकते हैं या तो उन्हें बड़ा मंत्रालय मिल जाएगा, उनके पास बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। हो सकता है कि उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया जाए। तो इसका मतलब साफ है, अगर बिहार में महागठबंधन जीतता है तो नीतीश कुमार महागठबंधन से मिल जाएंगे और वो फिर से अपनी सरकार बना लेंगे क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो सरकार बनाने का ही है। अब अगर यहाँ पे नीतीश कुमार अपनी 12 सीट सेंट्रल से खींच लेंगे तो मोदी गवर्नमेंट के पास सीट बचती है 281 और 281 सीट में भी इनकी गवर्नमेंट बनी रह सकती है। लेकिन यहाँ पे राहुल गांधी पूरा का पूरा खेल कर देंगे। एक्चुअल में चंद्रबाबू नायडू के पास जो सीट है वो है 16 सीट और अगर चंद्रबाबू नायडू को राहुल गांधी बोलेंगे आप अगला पीएम ऑफ इंडिया बन जाओ तो जाहिर सी बात है वो दौड़ के आ जाएंगे और मोदी गवर्नमेंट को छोड़ देंगे और ये जाके कांग्रेस में मिल जाएंगे। और अगर बस ऐसा होता है तो बीजेपी गवर्नमेंट के पास बस 265 सीट बच जाएगी और मोदी की गवर्नमेंट गिर जाएगी सेंट्रल के अंदर। और कमाल की बात तो ये है, अगर मोदी गवर्नमेंट सेंट्रल में गिर जाएगी तो एकनाथ शिंदे इनका साथ छोड़ देंगे और वो भी कांग्रेस में आ जाएंगे क्योंकि बीजेपी ने उन्हें महाराष्ट्र का सीएम नहीं बनाया। एकनाथ शिंदे के पास 7 सीट है, उसके बावजूद वो महाराष्ट्र के बस डिप्टी सीएम बने हुए हैं और जाहिर सी बात है अगर ये कांग्रेस में आएंगे तो इन्हें सीएम का पद मिल जाएगा। तो अगर बिहार का इलेक्शन अगर महागठबंधन जीतता है तो बीजेपी के पास बस 258 सीट बच जाएंगे और बिहार के मुख्यमंत्री ने इतनी बार पलटी मारी है कि वो एक बार और मार ही सकते हैं। और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि इसका दिमागे चक्री आ गया। और यहाँ पे इंडियन अलायंस के पास बहुत ही ज्यादा सीट आ जाएगी, उनकी मेजोरिटी हो जाएगी और वो अपना सरकार बना लेंगे। हालांकि यहाँ पे पीएम ऑफ इंडिया चंद्रबाबू नायडू को बना दिया जाएगा क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को जब ये ऑफर मिलेगा तो भाग के कांग्रेस में आ जाएंगे। अब देखो ये सारी चीजें आपको बकवास लगेगी और आप ऐसा भी सोचोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा थोड़ी ना होगा, मैं बातों को कहीं से कहीं ले जाके जोड़ रहा हूँ। इंडिया के इतिहास में पहले भी हो चुका है। 1977 के टाइम इंदिरा गांधी के पास ज्यादा सीट होने के बाद भी उन्होंने मोरारजी देसाई को पीएम बना दिया था और उन्होंने विपक्ष को पूरी तरीके से हरा दिया था। देखो ये चीजें पहले भी हो चुकी है तो जाहिर सी बात है कि ये आगे भी हो सकता है। बात है 1975 की, जब 1975 में इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। अब इंदिरा गांधी ने जैसे इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था तो पूरा देश इनसे चिढ़ गया था और इतना चिढ़ता है कि अगले इलेक्शन में इनको गिराने के लिए सारी की सारी पार्टियां एकजुट हो जाती है और सारी पार्टियां एकजुट होकर ये प्रचार करती है कि इंदिरा गांधी को वोट नहीं देना है। और उसके बाद जब 1977 में इलेक्शन होता है तो इस इलेक्शन में बस कांग्रेस को 154 सीट ही मिली थी। मतलब साफ था यहाँ पे छोटी छोटी पार्टियां कॉम्बिनेशन बना के पूरा देश जीत जाती है। लेकिन ये पार्टी कौन सी थी जो पूरी छोटी छोटी पार्टियों को एकजुट बना के एक पार्टी बनाती है, और ये पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जो कि आज के डेट में बीजेपी है। और इनके साथ बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां मिल जाती है और इनके पास एक पार्टी ऐसी थी जिनके पास सेंट्रल में 60 सीट थी और उस पार्टी का नाम था लोकदल। और भारतीय लोकदल और बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर भारतीय जनसंघ यानी आज की बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी और इनके पास मिला जुला के 295 सीट हो गई। अब इन्हें अपनी सरकार बनानी थी। तो फाइनली 24 मार्च 1977 को बीजेपी का पीएम बनाया जाता है मोरारजी देसाई को और ये बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। अब यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा था, अलायंस यहाँ पे जीत चुकी थी, बीजेपी की सरकार बन गई थी। संगठन चुनाव के बाद जल्दी हम जिसके पास ज्यादा सीटें थी उसे पीएम बना दिया गया। बट इसी टाइम सरकार में कोलाइजन होना स्टार्ट हो गया। 1979 में साम्य दल पार्टी के लीडर बीजेपी को कहते हैं कि उन्हें और भी पोजीशन चाहिए, हमें और मिनिस्ट्री चाहिए, लेकिन बीजेपी इनको मिनिस्ट्री नहीं देती है। तो 19 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जी अपनी पार्टी को छोड़ देते हैं और वो जाके मिल जाते हैं कांग्रेस में। और वो कांग्रेस में आ तो जाते हैं लेकिन इस टाइम में भी कांग्रेस के पास बस सीट थी 154 और उस टाइम में इनके पास बस 60 सीट थी। अगर आप इसे कांग्रेस से कंपेयर करेंगे तो इनके पास बहुत कम ही सीट थी और दोनों को मिलाने के बाद भी कांग्रेस के पास पूर्ण बहुमत नहीं था और वो अपनी सरकार नहीं बना पा रहे थे। और वो ऐसा टाइम था जब बीजेपी भी अपनी गवर्नमेंट नहीं बना पा रही थी क्योंकि उनके पास उस टाइम 272 सीट नहीं थे। मतलब साफ था उस टाइम किसी की भी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी। तब कांग्रेस ने दिमाग लगाया और अपने बहुत सारे पासे फेंक दिए और उन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियों को अपनी पार्टी में मिलाना स्टार्ट कर दिया और कांग्रेस ने जैसे 272 सीट पार करी वैसे उनकी गवर्नमेंट बना दी गई। और यहाँ पे कमाल
कमाल की बात तो ये थी कि उस टाइम में कांग्रेस के पास 154 सीट थी। सबको लग रहा था कि इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा, तो वहाँ पे इनको पीएम नहीं बनाया जाता है, बल्कि पीएम बनते हैं चौधरी चरणजीत सिंह। एक्चुअल में चौधरी चरणजीत सिंह बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में बस इसलिए आए थे क्योंकि कांग्रेस उनको बहुत लंबे टाइम से कह रही थी कि अगर वो हमारी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो अगला पीएम उन्हें बना दिया जाएगा। और जब चौधरी चरणजीत सिंह ने बीजेपी से बहुत सारी मिनिस्ट्री मांगी तो बीजेपी ने उनको मना कर दिया था। तब जाके ये कांग्रेस के साथ मिल जाते हैं और उनके साथ मिलकर अपनी सरकार बना लेते हैं और उनको इंडिया का पीएम बना दिया जाता है। और ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि ज्यादा सीट वाली पार्टी को छोड़ के बस 60 सीट वाली पार्टी को प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया गया। और मतलब साफ है, ये पहले भी हो चुका है और आगे भी इसके होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और आज राहुल गांधी भी यही ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही कांग्रेस के पास 99 सीट है, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अगर इनकी पार्टी में आते हैं तो वो उन्हें पीएम और सीएम का पद भी ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजन बहुत ही ज्यादा साफ है। इनको बस बीजेपी गवर्नमेंट गिरानी है, कैसे भी बीजेपी को सेंट्रल से हटाना है और इन्हें धीरे धीरे अपनी गवर्नमेंट को सेंट्रल में बढ़ाना है। आपको क्या लगता है, जैसा 1979 में हुआ था, क्या वैसे ही 2025 में हो सकता है? क्या इस बार बीजेपी की गवर्नमेंट गिर जाएगी? क्या इस बार कांग्रेस की गवर्नमेंट यहाँ पे आ जाएगी? आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी वीडियोस के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।